Okay, dear students, good evening. How are you? Let us start now. Yesterday we have finished the work, almost administrative part. But today we have to deal with the topic early medieval age first. Then we have to move further. But first of all, we have to place here 5 MCQ questions. फिर मैं 5 MCQ questions लाया हूँ और आप लोग, मेरा विश्वास है कि अच्छा परफॉर्म करोगे जैसा कि आप MCQ में कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अक्षपटलाधिकृत नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? विच वर्क वॉज एसोसिएटेड विथ द ऑफिसर नोन एज अक्षपटलाधिकृता? चॉइस ए राजकीय न्यायालय यानी ए स्टेट जुडिशियरी, बी राजकीय दस्तावेज, बी ऑफिसर अकाउंट्स, सी रॉयल डॉक्यूमेंट्स, सी राजमहल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ रॉयल पैलेस, एंड डी राजकीय किले की रक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फोर्ट. अब माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट. Choice number B is the correct answer. Yes, B is the correct answer. Okay. Question number 2. भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किस काल में आरंभ हुआ? Land grants were introduced during which period? A बुद्ध काल, choice A बुद्धा period, B मौर्य काल, B मौर्य period, मॉडर्न period, choice C मौर्योत्तर काल, C पोस्ट मॉडर्न period, choice D गुप्त काल, D गुप्ता period. Choice number C, post Maurya period. Yes, correct answer. Question number 3. निम्नलिखित में कौन से अधिकारी मौर्यकालीन जिला प्रशासन से जुड़े हुए थे? Which of the following officers were associated with the district administration during Maurya period? Choice A, choice point 1 प्रादेशिका यानी प्रादेशिक, point 2 रज्जुका and point 3 गोपा. Choice A only 1, choice B 1 and 2, choice C 1, 2 and 3, and choice D 1 and 3. B. Yes, commendable, quite commendable. You are performing very well. आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि शायद आप गोप चुन लोगे, लेकिन आपको पता, आपके दिमाग में ये बात थी कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे की जो प्रशासनिक इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जस्ट बिन्स डिस्ट्रिक्ट, सो दैट वाज नोन एज a group of villages. So the officer Gopa was associated with a group of villages. Question number 4. निम्नलिखित में कौन सा से कारक मौर्यों के प्रशासनिक केंद्रीयकरण को दर्शाता है? Which of the following factors indicates administrative centralization of power during Maurya period? पॉइंट 2 जनगणना का प्रचलन यानी पॉइंट 1 प्रैक्टिस ऑफ यू कैन से सेंसस, पॉइंट 2 आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी टू स्टेट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स, एंड पॉइंट 3 एक मंत्रिपरिषद की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा. इस क्वेश्चन में आपको गलत करने की संभावना है. यू में commit a mistake in this question, so be careful and try to find out the answer. Maximum C. What is the answer? Maximum C है, but अब B आने लगा है. बी आने लगा है ना. बी इज द करेक्ट आंसर. बी. देखो क्यों, आप चॉइसेस को देखो. इनफैक्ट इफ द स्टेट इज कंडक्टिंग द सेंसस, सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन. अगर राज्य जनगणना कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने
कहीं ना कहीं प्रशासनिक केंद्रीयकरण की ओर संकेत कर रहा है, बिकॉज थ्रू सेंसस द स्टेट इज विलिंग टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ, द स्टेट वॉज विलिंग टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। जो राज्य है वो राज्य कहीं ना कहीं करदाताओं की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करता है सेंसस के थ्रू, सेंट्रलाइजेशन है ना। और अगर स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड में पार्टिसिपेशन कर रहा है, सो इवन दैट वाज इंडिकेटिव ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक मंत्री परिषद है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट कर रहा, ये सेंट्रलाइजेशन को नहीं दर्शाता। ये तो हर काल में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आप ध्यान करिए, बुद्धा पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड, and this has continued till early medieval age. So it was not a unique thing for the Maurya period, you know. तो इसलिए आपका यह चॉइस गलत हो जाता है और बाकी आपका 1 and 2 करेक्ट। कितने स्टूडेंट्स ने किया था मिस्टर अंकुर? चॉइस नंबर बी किया है, ओके। मौर्यों के अधीन पन्याध्यक्ष नामक अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? The Mauryan officer known as Panyadhyaksha was associated with which department? Choice A, Charaga, pastoral farming, or you can say pasture land, B, खनन, B, mining, C, जहाज निर्माण, C, ship making, and D, व्यापार, D, व्यापार यानी D, ट्रेड। मैक्सिमम डी है। ट्रेड, यस, ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब माय स्टूडेंट्स, यू हैव परफॉर्म वेरी वेल। आप में से बहुत लोगों ने 5 के 5 सॉल्व किए, नहीं तो 4 तो सभी लोगों ने सॉल्व कर दिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको जहां थे वहीं से आगे ले चल रहे हैं। We have to proceed further. From where? अब हम लोग आते हैं पहले अर्ली मेडिवल एज। एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ली मेडिवल एज ले चलता हूं, अर्ली मेडिवल एज। फिर मैं एक बार आपको स्कीम बताऊंगा, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल में पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया देखते हैं, उत्तर भारत, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में आप जानते हो क्या है, पाल और प्रतिहार है तथा राजपूत पीरियड है। इन सम टोटल जो फीचर्स अर्ली मिडिवल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का है, दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स, वी आर जस्ट अंडरलाइनिंग द फॉलोइंग फीचर्स। देखो, 2 चीजें तो कॉमन है जो कल से आप हमारे साथ करते आ रहे हो, तो आप लोगों को भी याद हो चुका होगा। एक, राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां, राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां, राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां मतलब हायर टाइटल्स, हायर टाइटल्स बाय द किंग, यानी हायर टाइटल्स मीन्स पॉम्पस टाइटल्स। दूसरा, राजत्व का दैवीकरण, दैवीकरण तो इसका मतलब होता है डाइफिकेशन, डाइफिकेशन ऑफ रॉयल पोस्ट। जो राजा है, राजा का जब दैवीकरण होता है तो डाइफिकेशन भी उसको बोलते हैं।
तो ये दो चीजें हैं कॉमन है, जैसे राजा के द्वारा भारी भरकम उपाधियां, इफ यू विल जस्ट सर्च द एग्जांपल, हियर वी कैन साइट द एग्जांपल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हैज टेकन द टाइटल लाइक भारतेश्वरा। पृथ्वीराज चौहान ने भारतेश्वर तक की उपाधि ली, भारत का ईश्वर। और राजत्व का दैवीकरण में है जैसे गहरवाल शासक है, गहरवाल शासक जिसने कन्नौज पर शासन किया, याद करिए। तो जो गहरवाल शासक है, गहरवाल शासकों का दावा आप देखोगे तो जैसे एक गोविंद चंद्रदेव है गहरवाल शासक, उसके बाद गोविंद चंद्र है, फिर जयचंद है। तो गोविंद चंद्र ने अपने आप को हरि और गोपाल, हरि यानी कृष्णा एंड गोपाला, ही टुक द टाइटल लाइक हरि एंड गोपाला। तो मैंने आपको बताया कि मौर्योत्तर काल से, एग्जैक्टली मैं मौर्योत्तर काल से या पोस्ट मौर्य पीरियड से आपको बता रहा हूं कि ये दो फीचर्स चले आ रहे हैं जो इस काल में भी है। अब इसके बाद पूर्व मध्यकाल में आप देखोगे कि चूंकि संरचना सामंती होती गई, तो संरचना सामंती होती गई तो उसमें क्या क्या फीचर्स है मैं आपको बताना चाहता। पहली बात यह है कि राजा है, किंग, और किंग के बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। उसके बाद किंग का एक खास क्षेत्र है जहां से किंग को आमदनी मिलती है। ओके, एक खास क्षेत्र है राजा के पास जिससे आमदनी मिलती है। हाँ, मैंने पहले मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय अधिकारी है, केंद्रीय अधिकारी सेंट्रल ऑफिसर यानी केंद्रीय अधिकारी, उनकी संख्या सीमित है। केंद्रीय अधिकारी उसकी संख्या सीमित है, सेंट्रल ऑफिसर्स, यू नो, सेंट्रल ऑफिसर्स, तो इसकी संख्या सीमित है। और एक जो महत्वपूर्ण फीचर आपको इसमें नजर आएगा उसको आप कहोगे फ्यूडलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फ्यूडलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फ्यूडलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फ्यूडलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ नौकरशाही का सामंतीकरण। नौकरशाही का सामंतीकरण। अब आपको जिज्ञासा होगी भाई नौकरशाही का सामंतीकरण क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सामंतीकरण, फ्यूडलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही का सामंतीकरण से मतलब यह हुआ कि जैसे बड़े बड़े सामंत, सामंत का मतलब हुआ कि जो राजा की सेवा करने वाले भूमिधारी अधिकारी होते थे उनको सामंत कहते थे। तो जो बड़े बड़े सामंत होते थे उनको अब राजकीय पद दिया जाने लगा। मीन्स कि द हायर फ्यूडल लॉर्ड्स और द हायर फ्यूडेटरीज दे वेर ऑफर्ड द रॉयल पोस्ट और द यू कैन से द पॉलिटिकल पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सो एक तो ये हुआ कि जो सामंत है उनको अब प्रशासनिक पद दिए जाने लगे, और दूसरी बात है कि जो खुद के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिकॉज नाउ गुप्ता पीरियड से मैं आपको बता चुका हूं कि जो अधिकारियों का पद है वंशानुगत हो चुका है और एक अधिकारी को एक से अधिक पद दिए जाने लगे हैं। तो राइट फ्रॉम गुप्ता पीरियड द ऑफिशियल पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी एंड वन ऑफिसर वाज ऑफर्ड मोर देन वन पोस्ट। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लैंड, हर्षवर्धन के समय से लैंड ग्रांट्स में वेतन दिया जाने लगा, भूमि अनुदान जो उनको तनख्वाह दिया जाने लगा, आपको याद होगा हर्षवर्धन के काल से। तो वो हो गए पावरफुल। तो पावरफुल हो गए तो कुछ ऐसे पावरफुल अधिकारी भी थे जिनको विशेष दर्जा देना मांगता था। तो कुछ जो बड़े अधिकारी थे, जो हायर ऑफिसर्स थे, उनको सामंत का दर्जा मिल गया। तो दो बातें एक साथ हुई। द टू थिंग्स आर अकरिंग एट द सेम टाइम। ऑन द वन हैंड some higher lords were offered the administrative post. On the other hand, some administrative officers were given the feudal status. तो इन दोनों कंडीशन में चाहे अधिकारी को सामंत का दर्जा मिल गया या सामंतों को अधिकारी का पद मिल गया, इसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही कहते हैं अधिकारी वर्ग को उसका सामंतीकरण। तो ये फीचर्स आपको महत्वपूर्ण दिखेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता कि अब जो राजकीय क्षेत्र है, इसको इधर लाते हैं, जो आपको दिखेगा राजकीय क्षेत्र है। तो राजकीय क्षेत्र में आप देखोगे कि दो तरह का क्षेत्र निर्धारित हुआ। एक तो कुछ भूभाग है जहां का जो राजस्व है वो सीधा राजा को जाता है, उसको अपना खर्च चलाने के लिए। और बाकी जो क्षेत्र है, जैसे कहोगे बड़ा क्षेत्र है, तो बड़े क्षेत्र में थोड़ा सा भूभाग से राजस्व राजा को जाता है, बाकी को राजा ने यानी किंग ने
16 एवं उनके गुणक माने 16 और उसके मल्टीपल्स माने 16 एंड मल्टीपल्स विलेजेस में उसको डिवाइड किया। मतलब 16, 32, 64, 84। तो उस विलेज का क्या हुआ, उस विलेजेस का एक ग्रुप बना दिया गया। तो दिस ग्रुप ऑफ विलेजेस वेर डोनेटेड एट द लैंड ग्रांट टू द पीपल ऑफ देयर ब्लड रिलेशंस। मतलब कि 16 और उनके गुणकों का एक गांव का समूह बना दिया गया, 16, 32, 64 आदि, और उस समूह को मतलब अपने रक्त संबंध के लोगों को अनुदान में दे दिया गया और बदले में वो राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो अब यहां से आपको क्या नजर आता है कि आफ्टर 10th सेंचुरी 10वीं सदी के बाद 10वीं सदी के बाद आफ्टर द 10th सेंचुरी सैनिक अनुदानों की संख्या बढ़ी। सैनिक अनुदानों की संख्या में वृद्धि इंक्रीजमेंट इन मिलिट्री ग्रांट्स आफ्टर 10th सेंचुरी, फ्रॉम 10th सेंचुरी। मिलिट्री ग्रांट्स है वो 10th सेंचुरी से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यह भी एक नई चीज जुड़ गई। और एक और भी बात है, मंदिरों को भी भूमि अनुदान दिया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि इवन टेम्पल्स वेयर ऑफर्ड द लैंड ग्रांट्स। 5वीं सदी से 13वीं सदी में बहुत सारा भूमि अनुदान मंदिरों को मिला है। तो मंदिर को संरक्षण देकर, अब जैसे भूमि अनुदान है तो सातवाहनों के समय भूमि अनुदान आरंभ किया गया, उसका क्या उद्देश्य था सोचो। तो एक उद्देश्य है, जो भूमि अनुदान पहले शुरू में मिलता था तो उसमें पूरी की पूरी भूमि आबाद नहीं थी, कुछ भूमि आबाद होती थी, कुछ गैर आबाद होती थी। मतलब सम लैंड वॉज कल्टिवेटेड एंड सम अनकल्टिवेटेड। तो अगर आप ग्रांटी हो, मतलब दान ग्रहीता हो, आपको दान मिला हुआ है, तो जो पहले से आबाद भूमि है उससे आप राजस्व की वसूली करोगे, और जो भूमि अभी गैर आबाद है उस पर नए किसानों को बसाकर आप खेती को विकसित करने का प्रयत्न करोगे। यू आर सपोज टू सेटल द न्यू फार्मर्स एंड टू गिव सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। तो उससे क्या होगा कि कुल मिला के कृषि करोगे। यू आर सपोज टू सेटल द न्यू फार्मर्स एंड टू गिव सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। तो सेटल द न्यू फार्मर्स एंड टू गिव सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। तो उससे क्या होगा कि कुल मिला के कृषि का विस्तार होगा। इट विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड वन, कि जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु, जो आरंभिक अनुदान जो दिए गए थे वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए थे, और जिन्हें वो अनुदान दिए गए थे, जो ग्रांट्स ऑफर्ड किए गए थे, उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो ग्रांटीज है जो भूमि अनुदान प्राप्त करता है वो क्षेत्रीय स्तर पर या दूरवर्ती क्षेत्रों में राजकीय प्रभाव का विस्तार करे। दे हैड टू एक्सटेंड द रॉयल इन्फ्लुएंस, माने वहां के आसपास के लोगों को राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित करे, राजा का प्रचार कार्य करे। मतलब जो काम अशोक अपनी धम्म नीति से करवाना चाहता था वही ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु करते थे। तो देखो कैसे कैसे लैंड ग्रांट्स का एवोल्यूशन हुआ। आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, मैं आपको जब सिंबल दे दूं मेंटली अलर्ट है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब इंपॉर्टेंट बातें यह है कि इस काल में सामंतवाद, मेंटली अलर्ट है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब इंपॉर्टेंट बातें यह है कि इस काल में सामंतवाद का विकास इस काल तक आकर हुआ। जैसे हुआ ऐसे कि पहले जो भूमि अनुदान दिया गया था तो वो भूमि अनुदान दिया गया था धार्मिक अनुदान, और सातवाहन शासकों ने शुरू किया। सामंतवाद का विकास इस काल तक आकर हुआ। जैसे हुआ ऐसे कि पहले जो भूमि अनुदान, तो लैंड ग्रांट्स का एवोल्यूशन हुआ। आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, मैं आपको जब सिंबल दे दूं मेंटली अलर्ट है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब इंपॉर्टेंट बातें यह है कि इस काल में सामंतवाद का विकास इस काल तक आकर हुआ। जैसे हुआ ऐसे कि पहले जो भूमि अनुदान दिया गया था तो वो भूमि अनुदान दिया गया था धार्मिक अनुदान, और सातवाहन शासकों ने शुरू किया और बाकी शासकों ने उसको फॉलो किया। लेकिन जो आरंभिक अनुदान थे वो धार्मिक अनुदान थे, और जैसे अगर ये अनुदान दान दिया गया तो दान ग्रहीता से अपेक्षा की गई। जैसे सपोज कोई दान ग्रहीता है
तो इसमें आधी आबाद आधी गैर आबाद भूमि होती थी। आबाद भूमि में पहले से किसान खेती करते थे, तो जो किसान पहले स्टेट को टैक्स देते थे अब वही उस ग्रांटी को देंगे, दान लेने वाले दान ग्रहीता को देंगे, और इस क्षेत्र को उसे आबाद करना पड़ता था। यहां पर जनजातीय लोगों को खेती सिखाता था और इस क्षेत्र में उसको बसाता था, तो खेती विकसित होता था। एक तो फायदा हुआ। दूसरा है कि अधिकांश जो अनुदान दिए जाते थे सीमावर्ती क्षेत्रों में दिए जाते थे, यानी बॉर्डरिंग रीजन। तो बॉर्डरिंग रीजन में राजकीय प्रभाव का विस्तार यही दान ग्रहीता करता था। मतलब ही वाज जस्ट वर्किंग फॉर द स्प्रेड ऑफ द रॉयल पावर एंड प्रेस्टीज इन द बॉर्डरिंग रीजन। तो ये दो इसके फंक्शंस होते थे। लेकिन इसमें दान ग्रहीता को कोई ज्यादा राइट नहीं था। प्रशासन ऑलरेडी सरकारी अधिकारी देखते थे, वहां पर दान ग्रहीता या ग्रांटीज का रूल नहीं था। उसका काम था केवल राजस्व की वसूली करके अपना उसको रख लेना। लेकिन गुप्त काल में चल के 5th सेंचुरी तक आप देखोगे, 4th 5th सेंचुरी से अब क्या हुआ कि दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किए जाने लगे। मतलब ग्रांटीज वेर ऑफर्ड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। अब ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बताता हूं। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि जैसे पहले क्या था कि अगर मान लो एक शासक है, अब कैलकुलेट करिए, उसका अगर 100 रुपीज राजस्व रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, इफ इज कलेक्टिंग रेवेन्यू इन प्रोपोर्शन ऑफ 100 रुपीज, ओके। अब उसमें अगर वो 25 रुपीज अनुदान में दे दिया तो उसके पास तो कलेक्शन 75 रुपीज का आ रहा है। सोचिए, तो अब 75 रुपीज में पहले अगर वो 50 रुपीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, 25 रुपीज अपने आर्मी पर और 25 रुपीज अपने व्यक्तिगत खर्च पर उसका खर्च होता था, अपने पर्सनल लग्जरी पर। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हाउ टू मैनेज द मनी आउट ऑफ 75 रुपीज, बिकॉज अर्लियर एक्सपेंडिचर वाज 100 रुपीज। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में आइडिया आने लगा कि भाई इस क्षेत्र का जो 25% रुपये हमको राजस्व गंवाना पड़ रहा है, दान ग्रहीता को देना पड़ रहा है, फिर भी प्रशासन का खर्च हमें वहन करना पड़ रहा है। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, वी हैव टू बियर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। तो एक काम करते हैं, इनको प्रशासन का अधिकार भी दे देते हैं, जो उस झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी और प्रशासन वो खुद देखेंगे, तो उससे हमारा उतना पैसा बच जाएगा। तो क्या हुआ कि उनको प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द करने लगे। अब अगर आप उन्हें प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द करते हो तो उसका एक अलग खामी है, उसका एक अलग रिपरकशन है। इसका मतलब है वहां पर आपका नियंत्रण कमजोर हो जाता है और जो बीच में ग्रांटीज है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एक तो ये फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर मैंने मौर्योत्तर काल में पहले ही बता दिया था, एक और फैक्टर काम कर रहा है जिसको कहते हो धर्म विजय। धर्म विजय का मतलब हुआ कि मैंने कहा कि मौर्य काल से मतलब मौर्य काल तक अगर एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था तो उसके भूभाग को मिला लेता था। लेकिन आप याद करिए, आपको याद है कि सातवाहन, शक एवं कुषाण शासकों ने जब भारतीय राज्यों को पराजित किया तो उनके रीजन को अनेक्स नहीं किया, उनका जो क्षेत्र है उसको उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि उनको अपने अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया और उनसे उपहार लेते रहे। मैंने आपको बताया, इसलिए तो भारी भरकम उपाधियां लेते थे, आपको मैंने पीछे बताया है, याद होगा, और उनसे राजस्व लेते रहे। So it means कि now some state has to exist under the state. So some sort of hierarchy of states has to be created. So it also led to feudalization. यह भी सामंती संबंधों का विकास करता है। दूसरा, इधर दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार मिलने लगे तो पावरफुल हो गए। गुप्त काल में एक और बात हुई, अब सरकारी अधिकारी को एक से अधिक पद मिलने लगे और जो सरकारी पद है वो सरकारी पद भी वंशानुगत हो गया। इट बिकेम हेरिडिटरी। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि कैसे ये मैनेज होगा। भाई सरकारी पद उनको मिलने लगे, एक अधिकारी एक से अधिक पद दिए जाने लगे तो पावरफुल हो गए। हर्षवर्धन के समय से सरकारी अधिकारी को भी भूमि अनुदान में तनख्वाह दिया जाने लगा। तो सम आइडिया मे कम टू योर माइंड कि व्हाई, क्या रीजन है इसका। तो मैं इसका रीजन बताता हूं। एक्चुअली मैं जब इकोनॉमी कराऊंगा तो यह रीजन आपको पता चलेगा। जब मैं इकोनॉमी कराऊंगा तो आपको यह रीजन पता चलेगा। जब मैं आपको अर्थव्यवस्था कराऊंगा तो वहां आपको सूचना मिलेगी कि गुप्त काल के अंत में व्यापार को धक्का लगा, अकॉर्डिंग टू आर.एस. शर्मा। हालांकि अब अगर आप ऑप्शनल और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अब इसमें एक डिबेट है, उधर हमें नहीं जाना, हम आपको सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं।
तो ट्रेड एंड कॉमर्स को धक्का लगा, और ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार को धक्का लगने का मतलब था मुद्राओं की कमी पड़ गई। व्यापार को धक्का लगा, नगरों का पतन हुआ, मुद्राओं की कमी पड़ गई। तो अब देयर वाज द स्कार्सिटी ऑफ करेंसी। सो क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ द ऑफिसर्स हैड टू बी पेड थ्रू, बिकॉज द कैश, और यू कैन से ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ monetary system and monetization was adversely affected. So the question arises कि how to make a payment to government officers. तो अब सरकारी अधिकारियों को भुगतान कैसे करें? तो भुगतान के लिए उनको अब भूमि अनुदान के रूप में भुगतान किया जाने लगा। They started to be paid through land grants. तो अब चूंकि उनको भूमि अनुदान में पे किया जाने लगा, तो आप समझ सकते हो कि राज्य के अधिकारी तो और भी पावरफुल हो गए। और उसका आगे का दास्ता मैंने बताया कि 10th सेंचुरी से 16 एवं उनके गुणक यानी मल्टीपुल्स गांव में डिवाइड करके अपने ही रक्त संबंध के लोगों को राजपूत शासक, जिसमें चंदेल थे, चौहान थे, बाकी शासक थे, वो सैनिक अनुदान देने लगे। स्टार्टेड टू गिव द मिलिट्री ग्रांट्स। तो उनको जो मिलिट्री ग्रांट्स मिलने लगा, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि अब धीरे धीरे सैनिक सामंत पैदा हो गए, वो अपने किले बनाने लगे, अपनी सेना रखने लगे, और राजा सेना के कारण उन पर निर्भर होने लगा। और बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए जो इंटरमीडिएट आ गए, वह किसानों से राजस्व वसूलने लगे और किसानों को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो रेवेन्यू का छोटा सा भाग राजा तक पहुंचता था। तो कुल मिलाकर आप इस हायरार्की को ऐसे समझ लीजिए कि हायरार्की क्या है? हायरार्की है ये राजा, ये राजा, और ये है कॉमन पीपल, ये हुआ किंग, और ये है कॉमन पीपल, और इसके बीच ये है मध्यस्थ और बिचौलिए, इंटरमीडिएट। इतनी हायरार्की बन गई। अब यह इसे टैक्स वसूल करता है, टैक्स का एक भाग इसे देता है, ये टैक्स का एक भाग इसे देता है, ये इसे देता है, ये इसे देता है, और एक टैक्स का छोटा सा भाग राजा तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और उल्टा किसानों का शोषण हो रहा है। इसका संबंध इकोनॉमी से भी है। जैसे एग्रीकल्चर में बंधुआ मजदूरी शुरू हो गई, बॉन्डेड लेबर। एग्रीकल्चर में स्लेवरी सिस्टम शुरू हो गया, दास व्यवस्था। सो स्लेवरी सिस्टम स्टार्टेड। तो बंधुआ मजदूरी शुरू हो गई, स्लेवरी सिस्टम शुरू हो गया, मैंने स्लेव वासायन के काम सूत्र में स्लेव की चर्चा है, लोगों से जबरन काम कराया जाने लगा, बेगार लिया जाने लगा। तो यही पहलू कहलाता है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, कि किंग और कॉमन पीपल के बीच एक मध्यस्थ और बिचौलिए इंटरमीडिएट्स का एक समूह पैदा हो गया, और वह उनको एक्सप्लॉइट करने लगा। तो यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी को फ्यूडलिज्म बोलते हैं। तो अब आप इसी को सामंतवाद बोलते हैं। तो अगर आप क्लियर हो गए हो तो बताइए। और ये हुआ आपको नॉर्थ इंडिया का। थोड़ा सा आप चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हल्का बताना चाहूंगा, उससे भी आपका एक दो क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी आपको जब चेंजेज का ज्ञान प्राप्त करना है, तो चेंजेज में तो हमने पहले राजनीतिक या प्रशासनिक दे रहा हूं, इसके बाद इकोनॉमी का चेंजेज वैदिक काल से अर्ली मेडिवल बताऊंगा, फिर सोसाइटी का चेंजेज, और थोड़ा जो मेरा स्लोगन है बी अ थिंकिंग क्रिएचर, उसको अगर आप फॉलो करें और एक पीरियड को दूसरे पीरियड से आप लिंक करते हुए निकलें, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। फिर तो आप बहुत अच्छी चीजें याद कर पाओगे, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके, वेबसाइट पर देखो। ओके, चलो, थैंक यू। अब देखो थोड़ा सा हम साउथ इंडिया में उस समय क्या है, देखो अब आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमें वैदिक पीरियड से लेकर पूर्व मध्यकाल तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन कौन राजवंश आया और किसके बाद कौन राजवंश आया, तो ईमानदारी से बताना कितने लोग बता सकते हो कि किस काल में कौन राजवंश? जैसे अब वैदिक काल, तो वैदिक काल में तो क्लियर ही नहीं है, बुद्ध काल से शुरू हुआ। तो बुद्ध काल से आप 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य से शुरू कर दो, तो जैसे बिंबिसार है, फिर जैसे हर्यक वंश है, फिर शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है, उसके बाद फिर मौर्य आएंगे। मौर्य के बाद मौर्योत्तर में क्या सिनेरियो होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो, फिर गुप्त काल में किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में कैसे हर्षवर्धन और बाकी, फिर कैसे पाल प्रतिहार, और फिर कैसे राजपूत स्टेट्स अलग अलग क्षेत्र में होंगे। तो इतना तक मैंने पूर्व मध्यकाल में नॉर्थ इंडिया बताया। साउथ इंडिया में आपकी कहानी शुरू होती है उधर सातवाहन, इधर कलिंग में खारवेल, और दक्षिण में चोलचेर, सुदूर दक्षिण में चोलचेर पांड्य से, दैट वाज द इन रिमोट साउथ, दैट इज कॉल्ड द संगम स्टेट्स, यू नो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हो तो सातवाहना टूटता है, तो उधर महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है वाकटक, और आंध्र क्षेत्र में आता है इक्ष्वाकु। फिर उधर वाकटक का पतन होता है तो महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है चालुक्य, और इधर दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्र में आ जाता है पल्लव यानी पल्लवाज।
और फिर उधर चालुक्य जब टूटता है महाराष्ट्र क्षेत्र, उसका डिक्लाइन होता है, तब आ जाता है महाराष्ट्र कुटाज जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में हिस्सा लेता है। और इधर आप देखते हो जो दक्षिणी आंध्र और नॉर्दर्न तमिलनाडु है, उसमें पल्लवा को रिप्लेस कर देता है चोलाज विजयालय के टाइम से। उधर फिर राष्ट्रकूटाज का डिक्लाइन होगा, याद करो, अंतिम जो है वो करक का द्वितीय है। और उसके बाद तैलप द्वितीय वहां लेटर चालुक्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है, इधर चोला है। तो लेटर चालुक्य और चोला में मैंने राजराजा द फर्स्ट, राजेंद्र द फर्स्ट आपको बताया, फिर उसके सक्सेसर के बारे में बताया। फिर जब लेटर चालुक्याज और चोला इंपायर 13वीं सेंचुरी तक जब ब्रेकअप कर जाता है, जब टूट जाता है, तब महाराष्ट्र में आता है यादवा स्टेट, यादव राज्य। आंध्र प्रदेश में आता है काकातीय राज्य। कर्नाटक में आता है होयसला यानी होसल राज्य। और सुदूर दक्षिण में आता है पांड्य राज्य। तो जरा प्लीज आप हमें बताइए, आप दोनों वेबसाइट के लोग और हमारे जो ऐप पर हैं उन दोनों लोगों से मैं एक क्वेश्चन कर रहा कि अब अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आपको कहा जाए कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज विथ इंपॉर्टेंट किंग्स, मैं सारे किंग की बात नहीं कर रहा, जरूरत भी नहीं, तो मैं ईस्वी सन की भी बात नहीं कर रहा, टाइम पीरियड के बारे में मैं आपको टॉर्चर नहीं, टाइम पीरियड कोई ऐसा ईस्वी सन जानना आवश्यक नहीं है, केवल हाँ किसके बाद कौन आया ये अंडरस्टैंडिंग हो, और मोटे तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो कि 6th सेंचुरी में आया, 8th सेंचुरी में आया, मोटे तौर पर, ये नहीं कि एग्जैक्ट इस टाइम से इस टाइम। तो अगर ऐसा मैं आपसे पूछूं तो क्या आप पॉलिटिकल हायरार्की में आप उसका इंटीग्रेशन बता देंगे या नहीं बताएंगे? माने पॉलिटिकल चेंज, डायनेस्टिक चेंज। 80% आ रही है। गुड, यही चीज है। देखो, सक्सेस होने के लिए, ये आपको जानते हो, ये प्लस पॉइंट सक्सेस का है। मैं केवल पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, डिलीवर करने में विश्वास नहीं करता, मैं रिसीव करने में विश्वास करता हूं। अगर आप रिसीव करेंगे तभी हमारे डिलीवर करने का मर्जी है। और मैं जानते हूं, मैं एक बात आपको बताऊं, फैक्ट्स पढ़ाना बहुत आसान है। क्यों? अरे 10 फैक्ट्स ले आए, 20 फैक्ट्स ले आए, बताया। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना बच्चे, वो सक्सेस की चाबी होती है कि कैसे। और हिस्ट्री में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी चेंजेस के नॉलेज से। जो चेंज का नॉलेज अगर आपका हो गया तो इसका मतलब उसके बाद एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब माय स्टूडेंट्स विल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कलेक्ट द फैक्ट्स एट देयर ओन। आप उसके बाद जीवन में जितना भी फैक्ट्स आप तलाशना चाहो कर लो। और फैक्ट्स क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मुख्य क्या है? कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, चेंज है। तो आप चेंज को पकड़े रहना, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करते चलो, आप को एक मिरेकुलस इफेक्ट होगा और आप ऐसा महसूस करोगे जैसे आपकी पूरी पढ़ने का और देखने का नजरिया चेंज कर गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पर तो हमने नॉर्थ इंडिया में देखा, अब यही टाइम चोला का साउथ इंडिया में है। चोला का लेटर चालुक्य का है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर नहीं, चोला का है। तो चोला में क्या है? किंग है, राजा। राजा के बाद एक मंत्री परिषद तो होती है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो हर रूल में होगी। उसके बाद जो यहां पर केंद्रीय अधिकारी है चोला में, केंद्रीय अधिकारी, वो आपको ऐसा करते हैं, देखिए, चोल में है चोला डायनेस्टी, चोलाज। अब इसमें क्या है? चोल वंश, चोल राज्य। अब इसमें है राजा, किंग। किंग है तो एक मंत्री परिषद तो होगी, उसको छोड़िए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके नीचे आप आइए, उसमें केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी मतलब सेंट्रल ऑफिसर्स। अब देखो, सेंट्रल ऑफिसर्स में क्या है कि एक तरफ होगा उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी को बोलते हैं हायर ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स। तो हायर ऑफिसर्स को कहते थे पेरुंदानम। चोला टाइम में उसको बोलते थे पेरुदानम। अब नहीं भी याद रहे तो चलेगा, पेरुंदानम बोलते थे। दैट इज कॉल्ड पेरुंदानम। ये प्रॉपर नाउन है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा, पेरुंदानम। और जो निम्न अधिकारी थे, निम्न अधिकारी जो लोअर ऑफिसर्स थे, लोअर ऑफिसर्स को बोलते थे सेरुंदानम। सेरुंदानम, दैट इज कॉल्ड सेरुंदानम। उच्च अधिकारी पेरुंदानम और निम्न अधिकारी सेरुंदानम, ये दो तरह के अधिकारी थे जिनकी चर्चा आपको मिलती है। अब एक अधिकारियों का वर्ग आपको चोल काल में केंद्रीय सेंट्रल स्केल पर भी दिखेगा, उसका नाम होगा
ओलईकुट्टम, या कहीं कहीं उरनकुट्टम भी मिलेगा, उरनकुट्टम भी, ओलईकुट्टम, ये अधिकारी इंपॉर्टेंट। पेरुंदानम सेरुंदानम पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है पीटी में कभी आपको ओलईकुट्टम पर क्वेश्चन पूछ दे। ओलईकुट्टम, ओलईकुट्टम क्या होता था? तो अधिकारियों का एक वर्ग होता था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। इसका काम होता था रॉयल डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करना, मतलब जो राजा डॉक्यूमेंट्स बनाता था वह रॉयल डॉक्यूमेंट्स पर यह सिग्नेचर करता था, सिग्नेचर करता था, माने काउंटर सिग्नेचर करता था। इतना पावरफुल होता था कि जो रॉयल ऑर्डर होता था उस पर भी काउंटर सिग्नेचर ये करता था, प्रति हस्ताक्षर करता था। ओलईकुट्टम या उरनकुट्टम, तो ये अधिकारी है। उसके बाद आपको पता चलता है कि राज्य, अब ये तो उसका साम्राज्य है, चोल साम्राज्य, उसको बांट लेते थे किसमें? तो उसको बांट लेते थे राज्य में, प्रांत में। तो प्रांत को क्या बोलते थे? मंडल बोलते थे। प्रोविंस को मंडला, इसको बोलते थे मंडला, ओके। और मंडल के नीचे जो जिला प्रशासन होता था, जिसको कहोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन के स्तर पर जो होता था उसको कहते थे जिला, माने प्रशासन, जिला के स्तर पर उसको कहते थे वलनाडु, 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 वलनाडु। तो डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे वलनाडु। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे और गांव के ऊपर, गांव के ऊपर गांव का एक समूह होता था, जिसको आप कह सकते हो ब्लॉक का, तहसील का स्तर, तो उसको बोलते थे, यहां गांव का समूह होता था, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेज, ग्रुप ऑफ विलेजेज, इसको बोलते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेज का स्तर को इसको बोलते थे नाडू, नाडू। ये नाडू वाली जो इकाई है, सबसे सबसे पुरानी इकाई यही थी, नाडू, और उसके बाद गांव, विलेज, गांव, विलेज, यही उनकी प्रशासन के ऊपर से नीचे तक की हायरार्की थी। अब जो सबसे विलक्षण बात है जो आपको ध्यान रखनी है चोलों में, वह है कि नाडू और गांव के स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इतिहास में काफी चर्चा होती है, उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन। जैसे देखो, नाडू के स्तर पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता था, नाडू के स्तर पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता था, उस नाडू के स्तर पर जो होता था उसका नाम था नातवर। जो नाडू के स्तर पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता था उसका नाम होता था नातवर। और फिर जो गांव के स्तर पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता था उसका नाम था उर अथवा सभा, उर और सभा। यानी गांव के स्तर पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता था उसका नाम होता था उर एवं सभा। अब यहां पर देखो, अब उसमें गांव दो तरह के थे, तीन तरह के कह सकते, तीन तरह के गांव। एक थे जो गांव मंदिरों के अनुदान में मिलते थे, उसको बोलते थे देवदान गांव। और जो कॉमन विलेज होता था, जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन होता था, उसको कहते थे सामान्य गांव, यानी कॉमन विलेज, मिक्स्ड पॉपुलेशन। और जो ब्राह्मण गांव, जिनको जैसे ब्राह्मणों को अग्रहार में दिया जाता था। देखो, एक अग्रहार होता था, मैं आपको कल्चर में बताऊंगा। जैसे अग्रहार क्या होता था, आप ध्यान रखना कि ब्राह्मणों के समूह को विलेज डोनेशन के रूप में दे दिया जाता था, खेत, यानी कृषि, एग्रीकल्चर। एंड दिस ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स was supposed to provide the free education to the local people। जो ब्राह्मणों का समूह होता था वो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को मुफ्त रूप में शिक्षा पहुंचाता था, उन्हें मुफ्त रूप में शिक्षा प्रदान करता था। तो यह जो प्रक्रिया होती थी इसको कहते थे अग्रहार, माने फ्री, जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए विलेज डोनेशन देते थे उसको अग्रहार। अग्रहार के अलावा ब्रह्मदेव भी होता था। ब्रह्मदेव में क्या होता था कि ये जो गांव डोनेशन के रूप में या तो अकेला ब्राह्मण को दिया जाता था या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को दिया जाता था। जैसे ब्राह्मण हो, एक अकेला ब्राह्मणों का समूह हो, उसको गांव अनुदान में दिया जाता था और उससे कोई अपेक्षा नहीं थी कि अगर मान लो एजुकेशन का स्वेच्छा से वो काम करे तो अपना उसकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए इट वाज नॉट अ कंपल्सन फॉर हिम और देम टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। सो इट वाज कॉल्ड ब्रह्मदेव ग्रांट, इसको ब्रह्मदेव ग्रांट कहते थे। तो देखो, अगर गांव देवदान होता था, देवदान यानी मंदिरों को दान में दिया गया, या फिर सामान्य गांव होता था, मिक्स्ड विलेज, तो फॉर दैट देयर वाज ए प्रोविजन फॉर एन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज नोन एज उर, माने उनको, गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता था उर नामक संस्था में।
ओके और अगर ब्रह्मदेव अथवा अग्रहार गांव होता था, इफ द विलेज इज ब्रह्मदेया और अग्रहारा, तो देन देयर वाज द क्रिएशन ऑफ और कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ सभा। वहां पर सभा नामक संस्था का क्रिएशन होता था, वो सभा कहलाती थी। तो सभा जैसे आज का ग्राम सभा की तरह पूरे गांव की सभा होती थी, और वो सभा चुनती थी अपनी कमिटी समितियों को, और समिति के माध्यम से शासन का संचालन होता था। मतलब इट वाज द कमिटीज व्हिच वाज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वर डिफरेंट कमिटीज। तो टावारियम, उसको वारियम बोलते थे, कमिटीज को, सभा की जो समिति होती है उसको वारियम बोलते थे। तो टावारियम, पोनवारियम, डिफरेंट वारियम होती थी, कमिटी के माध्यम से संचालन करते थे। अब यहां पर फैक्ट्स हम नहीं बढ़ाना चाहेंगे, एक फैक्ट केवल तुम ध्यान रखना, ये पूरी सूचना हमें एक चोल काल के एक अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। इसको मत भूलना आप, उत्तर मेरूर अभिलेख को, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं कभी भी अपने प्रश्न में आपसे पूछ सकता हूं उत्तर मेरूर अभिलेख। इवन इन इंग्लिश द सेम वर्ड उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है पीछे बता चुका हूं। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे पत्थर पर या तांबे पर, किसी धातु पर या पत्थर पर, जब उस समय प्राचीन काल के लोग जो परमानेंट खुदवा देते थे, जैसे आप हाथ में टैटू बनवाते हो, तो उसी तरह से वो अगर खुदवा देते थे उस तरह के अपने आदेश या कोई पत्र, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते थे, जो आज भी मिला हुआ है। आज अगर हम एंशिएंट पीरियड का स्टडी करते हैं तो दिस इंस्क्रिप्शंस आर हेल्पिंग अस अ लॉट, क्योंकि उसको आधार बना के हम किसी काल विशेष का स्टडी करते हैं। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन हुआ। तो यही मुझे साउथ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में बताना था। फिर चोलों की 9 सेना है, वो तो आप हमेशा ध्यान रखना। तो बस इतना ही। और अब हम आपसे यह अपेक्षा करें कि वैदिक काल से लेकर और अर्ली मेडिवल एज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ, मेनली तो मैंने नॉर्थ इंडिया ही बताया, साउथ इंडिया तो बहुत, क्योंकि चोला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा पल्लवास के बारे में बताया, अन्यथा तो नॉर्थ इंडिया ही बताया। तो आपको जैसे मैंने वैदिक पीरियड कहा, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक हो, तो मैंने आपको समझाया था। फिर बुद्ध एज में क्या चेंज हुआ, फिर मौर्य में क्या चेंज हुआ, फिर पोस्ट मौर्य में क्या चेंज हुआ, फिर गुप्ता में क्या चेंज हुआ, पोस्ट गुप्ता में क्या चेंज हुआ, अर्ली मेडिवल एज में क्या चेंज हुआ। तो ऐसा करना आप लोग। अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों का, अभी अगर कनेक्टिविटी वैदिक से लेकर अर्ली मेडिवल तक चेंजेस का कम से कम नॉर्थ इंडिया में बन रहा है, चोला को आप एक्सेप्शनल मान लो, क्योंकि नॉर्थ साउथ दोनों में आप कनेक्टिविटी नहीं, साउथ का थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। तो कनेक्टिविटी बन पा रही है, येस और नो, प्लीज इन्फॉर्म मी। यस। बन रही है। वेबसाइट पर वाले नई एक्टिविटीज दिखा रहे हैं मिस्टर अंकुर, थोड़ा लेट जाता है, वहां लेट जाता है। थोड़ा स्लो। सो अब मैं उधर देखो वेबसाइट पर, ओके एक दो क्वेरी है सर। बोलो। इशिका पूछ रही है सर कि इज नाडू कॉल्ड प्रोविंस और ग्रुप ऑफ विलेज? इज नाडू कॉल प्रोविंस और नो इसी का एक्चुअली यू कैन नेवर कॉल नाडू अ प्रोविंस। हैव यू नॉट नोटिस्ड इट? मंडला इज प्रोविंस. I have just already given you the hierarchy of the village, hierarchy of the administration. You know, the empire was divided into provinces, and province was known as mandala. Beneath province, there was district level administration that was called Valnadu, and beneath district and village, there was another unit, as you find in case of Mauryas, Gop and Asthanika, and in Gupta's Vithi. So just like that, you will find here the Nadu. But a special thing was that Valnadu and Mandalas were created later by by Cholan kings, these administrative units. But Nadu has existed even earlier than the state. So Nadu was the oldest one. But it was a group of villages. Isika, are you clear? सत्याग्रह सर, उत्तर मेरू अभिलेख क्या होता है? सत्या, क्या तुम्हारा क्वेश्चन है? तुम लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब देते हो तो कई बार मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं कि इतनी जल्दी इतनी बातें सीख रहे हैं। कई बार फंडामेंटल क्वेश्चन उठा देते हो कि मेरा खुद लगता है कि भाई मैंने इतनी चीजें बताई, तुम समझ पाए कि नहीं। तुम पूछते हो उत्तर मेरूर अभिलेख क्या होता है? क्या होता है अभिलेख? मैं ये कहता हूं कि पहले के क्या होता था, राजे महाराजे होते थे, नंबर 1। पहले के मंदिर वाले होते थे, पुरोहित होते थे। तो आज तुम देखो, आज भी तुम अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने शहर में देखते होगे कि कोई चीज बनवाते हैं, तो बनवाते हैं तो पत्थर पर नाम खुदवा देते हैं कि यह मंदिर अमुक व्यक्ति ने बनवाया है। ओके, या आप देखते हो कि ये धर्मशाला अमुक व्यक्ति ने बनवाया है, या कोई अगर इस तरह का पब्लिक बिल्डिंग होता है, कोई अगर पब्लिक बनवाता है तो अपना नाम को अमर करने के लिए उस पर अपना नाम खुदवा देता है।
तो पहले के किंग सब करते थे, वो अगर किसी को अनुदान देते थे तो तांबे पर खुदवाते थे कि मैंने अमुक को ग्रांट दिया, या फिर अगर वो कोई अगर टेम्पल बनवाते थे कई बार तो अपना नाम, जैसे राजा राज ने अपना नाम खुदवाया था तंजौर के टेम्पल पर, तो इसी तरह से वो करते थे, बहुत नेचुरल था। कई बार प्राइवेट पीपल भी करते थे, कोई धनी व्यक्ति होते थे मंदिर बनवाते थे, अस्तु बनवाते थे, अपना नाम खुदवाते थे। कई बार कोई बड़ा काम करते थे तो खुदवाते थे। कई बार कोई सार्वजनिक काम करने चलते थे तो उसको आगे की पीढ़ी को बताने के लिए उसको पत्थर पर या कोई धातु पर कुछ खुदवा देते थे, उस पर उसमें इंफॉर्मेशन देते थे कि देखो भाई मैं ऐसे करने जा रहा हूं। तो उत्तर मेरुर में जो अभिलेख मिला है उसमें मिला है कि यहां पर सभा नामक संस्था कैसे कार्य करती है, और वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था उसके बारे में विवरण हमको उत्तर मेरुर अभिलेख में मिलता है। तो इसलिए उस समय का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी जानकारी के लिए हम लोग उत्तर मेरुर अभिलेख का रेफरेंस दिया जाता है। तो आपके लिए बस इतना ही जानना पर्याप्त है कि ये उत्तर मेरुर अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, या जो लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, तो उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। पंकज पूछ रहे हैं सर कि वलनदु के अधिकारी कौन थे? अधिकारी क्लियर नहीं है पंकज, अधिकारी को इग्नोर कर दो। नाडू वलनाडु सब में बहुत क्लियर नहीं। अमित कह रहे हैं सर गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? अभी कल्चर पर आने दो अमित, अभी स्वर्ण काल का इवैल्यूएशन करने का टाइम नहीं आया है अमित, अभी वेट करो, स्वर्ण काल गोल्डन एज को समझने के लिए थोड़ा वेट करो। विशाल कह रहे हैं सर क्या गांव के समूह को आगे चलकर नगरीकरण का विकास हुआ? गांव के समूह से नहीं हुआ, ओवरऑल गांव से। जैसे देखो एक्चुअली नगरीकरण कैसे होता है, अब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। सो लेट अस एक्सप्लेन द इकोनॉमी। अब अगला टॉपिक में इकोनॉमी का ही चेंज आपको बताऊं, इसलिए तो मैं आपको हॉरिजेंटल बताता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ये सब क्वेश्चन खुद उत्तर मिल जाएगा आपको। अनिशा कह रही हैं सर उत्तर मेरुर अभिलेख किसने लिखवाया था? ये देखो उत्तर मेरुर अभिलेख जो है ये 2 डायनेस्टी का है खुदवाया हुआ। एक तरफ ये भी मैं इतने, अनिशा तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं किंग का नाम बता देता हूं। जैसे एक पल्लव डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उत्तर मेरुर से 3 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 3 अभिलेख। तो उत्तर मेरुर से जो पहला अभिलेख मिला है वो है एक पल्लव रूलर है, पल्लवा रूलर। वो पल्लवा रूलर का नाम है नंदी वर्मना, है ना। जो पल्लवा रूलर है उसका नाम है नंदी वर्मना। तो एक तो नंदी वर्मना का मिला है पहला अभिलेख, और 2 अभिलेख मिला है परांतक द फर्स्ट का। परांतक से तो आप लोग परांतका से परिचित ही हो, जिसने तक्कोलम का वॉर लड़ा था, आपको याद होगा। तो उसके 2 अभिलेख उत्तर मेरुर से मिले, तो टोटल 3 अभिलेख मिले। तान्या करेगी राजत्व का देवीकरण क्या होता है? तान्या इतना कुछ बता दिया मैंने, अब आप पूछ रही हो अभी कि राजत्व का देवीकरण क्या होता है, तो इससे पहले आपने क्या समझा था, और अगर नहीं समझा था तो क्वेश्चन तो पहले ही आपको करना चाहिए। तान्या देखो, जब राजा की तुलना ईश्वर से की जाती है, जब राजा को ईश्वर करार दिया जाता है कि राजा ईश्वर है, तो उसको बोलते हैं राजत्व का देवीकरण। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि पहली बार ये मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली थी। तो शक और कुषाण शासकों ने, विशेषकर कुषाण शासकों ने यह परंपरा चलाई थी। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने? तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस बात को भली भांति जानते थे कि हम विदेशी, हमें भारत में स्वीकृति तब मिलेगी जब हम अपना संबंध कोई ना कोई भारतीय देवता से जोड़ ले। तो अतिरिक्त प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रेस्टीज के लिए उन्होंने इस तरह से अपने राजत्व का देवीकरण किया था। इसी को बोलते हैं राजत्व का देवीकरण। तान्या आप समझ गई? सर एक वेबसाइट पे है, नेहा कह रही है कि सर वैदिक काल के 12 रत्निन कौन थे? 12 रत्निन अधिकारियों को कहते थे। किसने पूछा है? नेहा। नेहा आप मेरा मैटर क्यों नहीं देखते हो? आप लेटर वैदिक पीरियड में आओगे तो आपको पता चला कि ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई, और उत्तर वैदिक काल में जो 12 महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन्हीं को 12 रत्निन कहते थे। तो रत्निन अधिकारी को बोलते थे। ओके। अब चलिए, अब मैं आपको अर्थव्यवस्था चलाता हूं। देखो, राजनीतिक पूरा चेंज देख लिया, प्रशासनिक पूरा चेंज देख लिया, आर्थिक पूरा चेंज देखेंगे, फिर सामाजिक पूरा चेंज देखेंगे, और सामाजिक के बाद फिर सांस्कृतिक। और जब सांस्कृतिक में आएंगे तो थोड़ा और विस्तार में आ जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक में थोड़ा हम लोग को और भी केयरफुल होना है। तो अब आते हैं आर्थिक परिवर्तन। इकोनॉमिक चेंज। अब इकोनॉमिक चेंज में सबसे पहले हम आते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक काल। तो वैदिक पीरियड में काम करते हैं, फिर वही फार्मूला जो प्रशासन में मैंने किया था वही अपनाता हूं। ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक को अलग अलग कर देता हूं। देखिए,
ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। ओके, अब देखो पहले ऋग्वैदिक काल में पशुचारण, जो मुख्य पेशा है ऋग्वैदिक काल में, क्या है? पशुचारण। पशुचारण मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, या कैटल ब्रीडिंग भी कर सकते हो। कैटल ब्रीडिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या कैटल ब्रीडिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पशुचारण ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा है द कैटल ब्रीडिंग। एंड हियर यू कम टू रियलाइज कि कैसे हम जानते हैं। तो आर्य शर्मा कहते हैं कि देखिए, ऋग्वैदिक, अगर ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे तो जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो पशु के माध्यम से व्यक्त होती है। जैसे गाय पशु है, इंपॉर्टेंट है, पवित्र जानवर है ऋग्वैदिक काल में, तो हर चीज गाय के माध्यम से व्यक्त होती है। युद्ध को कहते हैं गविष्टि, सर्च फॉर काउ। और राजा को कहते हैं गोपति, गो गाय पर। और समय की माप की क्या है? गोधूली। अभी भी आप लोग पता है गोधूली, इंग्लिश मीडियम वाले तो गोधूली नहीं जानते होंगे। जैसे रात और शाम ढलने का जो टाइम होता है उसको गोधूली कहते हैं, क्योंकि वही समय था, वही बेला होता था, वही टाइम होता था। जो पशु चारक, जो गाय चराने वाले होते थे, वो आफ्टर द कैटल, द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल, दे आर रिटर्निंग होम। तो रिटर्निंग, जब गाय चराने वाले जो पशु चारक होते थे, जब अपने घर लौटते थे, तो उस समय गाय का जो खुर होता था, हुफ, सो थ्रू द हुफ ऑफ द काउस देयर वाज द डस्ट स्टॉर्म इन द स्काई। तो उसमें क्या था कि एकदम सूर्य की जो लालिमा है वो ढक जाती थी, उसको गोधूली बोलते हैं, गोधूली बेला। और जो समय माप की इकाई उसको गबयतु, जैसे ये समय गोधूली, और दूरी, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का जो यूनिट था उसको गबयतु बोलते थे, गबयतु। तो हर चीज गाय, और पुत्री को दुहिता, डॉटर वाज कॉल्ड दुहिता, मिल्चर ऑफ काउ। तो माने गाय को दूहने वाले या काउ को मिल्च करने वाले। तो ये चीजें दर्शाती है कि पशु चारण का उनके जीवन में विशेष महत्व था। लेकिन क्या ऋग्वैदिक आर्य कृषि से परिचित थे या नहीं? वॉज दे फैमिलियर विथ एग्रीकल्चर और नॉट? यस, वो कृषि से भी परिचित थे, कृषि यानी एग्रीकल्चर से परिचित थे और एग्रीकल्चर करते थे। ओके, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, क्योंकि ऋग्वेद में हमें कृषि गतिविधियों की सूचना मिलती है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रेरियन एक्टिविटीज इन द ऋग्वेदा, एंड वी फाइंड द रेफरेंस टू sowing seeds, then harvesting crops and threshing crops। मतलब हम लोग बीज बोने, फसल काटने, फसल की दावनी करने यानी थ्रेसिंग करने, इन तमाम बातों की सूचना मिलती है। इवन हल के द्वारा, लकड़ी के फाल यानी लकड़ी के हल से खेती की जाती थी। सो दे वर यूजिंग प्लाउ फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड। सो वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन इवन अबाउट दैट कि प्लाउ, हल, तो हल की सूचना भी हमें मिलती है। और हलवाहे को, जो प्लाउमैन होता था, उसको कहा जाता था, प्लाउमैन को कहा जाता था लांगुलिन। और हल को कहा जाता था, प्लाउ को कहा जाता था लांगल। ये सब कुछ एक शब्दावलियां, उसे घबराना मत, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। तो कुल मिलाकर तय हुआ कि ऋग्वैदिक आर्य एग्रीकल्चर से परिचित थे, लेकिन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद में कहा गया था कि कृषि से जुड़े हुए लोग मंद बुद्धि के होते हैं। Those who are associated with agriculture are basically dull in their thinking। तो सम्मान एग्रीकल्चर को प्राप्त नहीं था। अब लेटर वैदिक पीरियड में आते हो तो एक चेंज आपको नजर आता है। जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर पहले से बेहतर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोग्रेस्ड, कृषि की प्रगति। अब माय स्टूडेंट्स, एक काम आपको और करना होगा। एक काम तो आप कर रहे हो कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंजेस को अंडरलाइन करके कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो मैंने तुमको डायग्राम बताया था, तो डायग्राम में एक इंस्ट्रक्शन मैंने और भी आपको दिया था, याद करिए। मैंने एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया था कि जैसे डायग्राम है, तो ये मान लो अगर इकोनॉमिक चेंज है, तो ये पॉलिटिकल चेंज है, ये सोशल चेंज है, ये कल्चरल चेंज है। तो ये जितनी भी चेंज है ना, इन चेंज में आपस में परस्पर संबंध है। एक चेंज का प्रभाव दूसरे चेंज पर पड़ता है और दूसरे का तीसरे चेंज पर पड़ता है। तो सारे का प्रभाव सारे को, क्या संस्कृति से इकोनॉमी को फायदा मिलता है या नहीं? इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को संस्कृति इंकरेज करती है कि नहीं? देखो, टू बी थिंकिंग क्रिएचर होने का मतलब है कि थोड़ा सा माइंड को ज्यादा यूज करिए, उससे आपकी दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी,
आप एक मिरेकल हो जाएगा। मैं इसलिए आपको समझा रहा कि विशेषकर हमारी यूनिवर्सिटी से जो आते हैं तो उनको चूंकि 4-5 क्वेश्चन के आधार पर या 10 क्वेश्चंस को रूट लर्निंग करके एग्जाम की मतलब एक तरह से वहां पर कल्चर डेवलप हुआ रहता है, तो यहां पर आके जो बहुत सारा एरिया जो पढ़ने का होता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम रट के याद कर ले। रट के याद करना संभव ही नहीं है। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा डेटा वगैरह तो हमेशा रटने का फायदा होता है। मैं रटना से कोई ऐसा नहीं कि आपका माइंड कमजोर हो जाएगा, रटिए आप, लेकिन समझने के बाद। और उसमें मैं यही कहूंगा कि हर दिन आप 20 से 25 मिनट या 30 मिनट यू हैव टू स्पेंड योर टाइम फॉर इवॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इन योर माइंड। आपको वहां पर दिमाग में थोड़ी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। सो यू पीपल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। तो ये जो आपको मैंने बताया वह आपस में परस्पर संबंधों के बारे में मैंने बताया कि जैसे एक से दूसरे की कनेक्टिविटी यहां बनी हुई है। अब ये जब आप उत्तर वैदिक काल में आते हो तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज आप कनेक्टिविटी बनाइए, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में आर्यों का विस्तार हो रहा है। आप जब ऋग्वैदिक काल में थे तो उत्तर पश्चिम में आर्य थे, और जब उत्तर वैदिक काल में आए तो गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में बस गए। ऊपरी द्वार का मतलब हरिद्वार से लेकर और इलाहाबाद तक का रीजन, तो वो भूमि ज्यादा उपजाऊ थी। तो आप उत्तर वैदिक काल में आते हो तो कृषि पहले से ज्यादा डेवलप हुई। हालांकि मैं आपको बताऊं, लोहे के उपकरण यानी आयरन इंप्लीमेंट्स का जो यूज है वो ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में अभी नहीं हुआ। सॉरी, उल्टा हो गया, ऋग्वैदिक पीरियड में लोहे का यूज ही नहीं हुआ, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोहे का यूज हुआ। आयरन केम इनटू यूज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, बट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड द आयरन वाज बेसिकली यूज्ड एज द वॉर वेपन्स, नॉट एज एग्रीडिएंट टूल्स। उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का प्रयोग हुआ है वह मुख्य रूप से हथियारों के निर्माण में हुआ है। वह कृषि के उपकरण के रूप में, कृषि एग्रीडिएंट टूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर हुआ है। तो और कम से कम जिसको हल बोलते हो, फाल, हल का फाल होता है जिसमें लोहे का फाल पिरोना हल के अंदर, जिससे मतलब डीप कल्टीवेशन संभव है और डीप प्लॉइंग संभव है, वो उस तरह का हल नहीं बना हुआ था। लेकिन चलिए, फिर भी लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ी सी कंडीशन दुरुस्त हुई, तो एग्रीकल्चर पहले की तुलना में ज्यादा हुआ। और दो, जैसे ऋग्वैदिक काल में आप एक ही फसल की चर्चा सुनते थे, उसको यब बोलते थे, यब अथवा धान्य। तो यब अथवा यबा, इंग्लिश में उसको यबा बोलते थे, और धान्य। तो इसमें एक ही फसल होती थी ऋग्वैदिक काल में, वो था जौ, बार्ली, दैट वाज कॉल्ड बार्ली। और लेटर वैदिक पीरियड में बार्ली के अलावा, यानी बार्ली जो एक फसल होती थी, इसके अलावा आप इसमें व्हीट, गेहूं, एंड ब्रीही, चावल, ब्रीही कहते हैं राइस को, मतलब व्हीट को कहते हैं, गेहूं को कहते थे गोधूम, और चावल को कहते थे ब्रीही। तो इसमें फसलों की संख्या भी लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ जाती है। तो एक बात माय स्टूडेंट्स, बी मेंटली अलर्ट। आप मेंटली अलर्ट होकर एक बात सुनिए, जब एग्रीकल्चर सरप्लस देने लगता है तो आगे का परिवर्तन संभव होता है। अब एग्रीकल्चर के सरप्लस देने से आगे का परिवर्तन कैसे संभव होता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, माना कि पहले 100 लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, तो 100 लोगों को भोजन मिलता था, तो बाकी लोग तो उसी में उलझे हुए थे। अब कल्पना करिए कि एग्रीकल्चर इतना डेवलप कर गया कि 60 लोग प्रोडक्शन करते हैं तो 100 लोगों को खाद्यान्न मिलता है, माने 100 लोगों को फूड्स मिलता है। तो जो 40 लोग एग्रीकल्चर से 40 लोग, यानी 40% वर फ्री फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन अदर ऑक्यूपेशन। तो जो कृषि से स्वतंत्र होंगे वो अपने आप को अलग अलग पेशे में लगाएंगे। जैसे कुछ लोग शिल्प उत्पादन से जुड़ जाएंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन से, कुछ लोग व्यापार में चले जाएंगे, ट्रेड प्रोडक्शन से, कुछ लोग शासक वर्ग में चले जाएंगे, रूलिंग क्लास में, कुछ लोग पुरोहित वर्ग में आ जाएंगे। पुरोहित भी तभी आते हैं जब सरप्लस आता है, क्योंकि अगर सरप्लस ना आए तो पृष्ठ कैसे रहेंगे। पृष्ठ का तो काम है कि भाई मैं आपके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, आप प्रार्थना करिए, इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको कोई भोजन दे रहा है। अगर भोजन ना दे तो आप प्रार्थना करना बंद कर दोगे। तो पृष्ठ तभी बनते हैं जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो जब एग्रेरियन सरप्लस होने लगेगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होने लगेगा, उससे आगे का चेंज संभव होगा। इन सब में कनेक्टिविटी है। तो चलिए, यहां तक तो ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक समझ गए। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो क्राफ्ट है वो कम विकसित है। क्राफ्ट देखोगे, ऋग्वैदिक काल में जो शिल्प है, यानी क्राफ्ट कहते हैं शिल्प को, वो अपेक्षाकृत कम विकसित है, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस कम दे रहा है। तो कुछ शिल्पों की चर्चा मिलती है, जैसे कहोगे तो रथ का निर्माण है, चैरियट मेकिंग है, कारपेंटिंग है। एक ही धातु का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में होता था, एक ही धातु, वो कहलाता था कॉपर और ब्रॉन्ज। कॉपर से ही ब्रॉन्ज बनता है, तो कॉपर का ऋग्वैदिक आर्यंस प्रयोग करते थे या ब्रॉन्ज का करते थे, और उसको कहा जाता था अयस। क्या कहा जाता था? अयस।
एक ही धातु का प्रयोग करते थे। जब लेटर वैदिक पीरियड में आते हो तो उनसे क्राफ्ट ज्यादा सुधरा, थोड़ा सा क्राफ्ट बढ़ा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा सरप्लस दे रहा है, और मैं आपको बता चुका हूं कृषि अगर ज्यादा अधिशेष देगा तो क्राफ्ट बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को शिल्प उत्पादन में लगाएंगे। तो यहां पर देखोगे एक ग्रंथ है वाजसनेयी संहिता में, लिटरेचर में देखो, अब वो संस्कृति में जब साहित्य जहां पढ़ाऊंगा वहां वैदिक ग्रंथों के बारे में बताऊंगा, तो वहां फिर मैं कनेक्टिविटी बनाऊंगा। तब तक आपको यह वादा करना होगा कि मैं वहां तक पहुंचूंगा तो तक पीछे की कनेक्टिविटी को बचा कर रखना होगा। अब वो बचा नहीं रहेगा, एक दो दिन में आज ऐसे कनेक्टिविटी आप बनाओगे, 2 दिनों में भूल जाओगे। बट यू शुड नॉट बी डिसहार्टेड, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप बस इतना ध्यान रखना कि देखो हम फिर इसको रिवाइज कर लेंगे तो हमें रिवाइज हो जाएगा, बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लग जाना। तो एक टेक्स्ट है, उसका नाम है वाजसनेयी संहिता, तो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, नाम है वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता में बहुत सारे क्राफ्ट का जिक्र मिलता है, बहुत सारे क्राफ्ट्स का वाजसनेयी संहिता में जिक्र मिलता है, और इसका मतलब है क्राफ्टों की संख्या पहले से बढ़ी है। और दूसरी बात है, धातु के रूप में ऋग्वैदिक काल में आप एक तांबा या कांसा कहते हो, इस काल में उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में तांबा कांसा तो है ही, इसके अलावा इस काल में लोहे और चांदी का प्रचलन शुरू हुआ, लोहे लेटर वैदिक पीरियड में। क्योंकि यहां पर तुम देखोगे यजुर्वेद ग्रंथ है, यजुर्वेद में आपको आगे बताऊंगा, इसमें रेफरेंस मिलता है श्याम अयस और कृष्ण अयस। श्याम अयस और कृष्ण अयस कहते हैं, तो अयस का मतलब तो तांबा या कांसा हुआ, और अगर श्याम या कृष्णा माने काला अयस जोड़ देते हैं तो मतलब हो गया लोहा, लोहे का प्रचलन हुआ। और एक और चीज का प्रचलन शुरू हुआ लेटर वैदिक में, ऋग्वैदिक में नहीं, चांदी। पहली बार लेटर वैदिक में सुनते हो, हालांकि हड़प्पा सभ्यता में हम चांदी सुन रहे थे, लोहा नहीं सुनते थे, परंतु चांदी हड़प्पा सभ्यता में थी। चांदी, सिल्वर को रजत बोलते थे, रजत, तो रजत की भी चर्चा है। तो देखो क्राफ्ट पहले से बेहतर है, तो क्राफ्ट बेहतर है। अब ट्रेड का क्या है? व्यापार। तो देखो ऋग्वैदिक काल में व्यापार या जो ट्रेड है वो ट्रेड अभी अविकसित है, मतलब कम है, और मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मैंने मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि उसको कहते हैं गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम, मैंने उपहारों का लेन देन होता था। अब गिफ्ट एक्सचेंज क्या हो, जैसे आपकी इकोनॉमी अगर बहुत, अर्थव्यवस्था बहुत डेवलप नहीं, तो गिफ्ट एक्सचेंज। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपके बागीचे में बहुत सारे आम है, मैंगोज है, मतलब ऑर्चार्ड है, मैंगो ऑर्चार्ड है, आपका आम का बागीचा है। तो आपका अगर दिमाग मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं रहेगा तो आप चाहोगे चलो थोड़ा आम तोड़ के अपने एक पड़ोसी को गिफ्ट कर दिया, उसको कर दिया, तो वहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, वो उपहार से ज्यादा होता है, बिक्री कम होती है। तो इसका मतलब अभी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो हर चीज की कीमत लगाने लगती है। आप पता चलेगा पूरा ऑर्चार्ड ही आपने सेल कर दिया, एक एक लोग आम खाने के लिए तरस गए, तो इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। तो अभी जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसकी इकोनॉमी बड़ी लोअर अवस्था में है, तो वहां पर गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम से ही इकोनॉमी का संचालन होता है। ट्रेड है, व्यापार है, लेकिन कम है। एक ऋग्वेद में आप पनी नामक व्यापारी की चर्चा सुनते हो, उसको परी बोलते हैं, गैर आर्य होते थे, और आर्यों के साथ कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे जो गैर आर्य होते थे। लेकिन इनका जो वैदिक आर्यंस थे उनसे इनका संबंध प्रायः तनावपूर्ण हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा वैदिक आर्यों की गाय भी चुरा लेते थे, तो इसलिए इनके साथ उनके जो संबंध है वो संबंध हो जाते थे थोड़ा टेंशन, तनावपूर्ण। लेटर वैदिक पीरियड में आकर आप देखोगे कि इसमें जो ट्रेड है वो पहले से, यानी व्यापार पहले से इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इंप्रूव किया है। जैसे इसमें आप देखोगे श्रेष्ठी कहते हैं व्यापारी को, मैंने उस समय व्यापारी हो गया, श्रेष्ठी, गण और संघ जैसे शब्द का प्रयोग शुरू हो गया लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। तो व्यापार उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में सुधरा, बेहतर हुआ, वस्तुओं का लेन देन व्यापार के माध्यम से ज्यादा होने लगा। अब फिर ऋग्वैदिक में आइए, अब कहोगे मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम मतलब मुद्रा व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक आर्यंस मुद्रा का आदान प्रदान या संचालन करते थे या नहीं करते थे? सोचो, तो पता चलता है कि मॉनेटरी सिस्टम का संचालन ये करते थे, लेकिन इनकी मुद्रा नियमित मुद्रा नहीं थी, दे वर नॉट द रेगुलर कॉइन्स। अब ऋग्वेद में आपको मुद्रा के रूप में चर्चा मिलती है निष्क एवं शतमान, मतलब निष्का एंड शतमाना जैसे मुद्रा की चर्चा आपको ऋग्वेद काल में मिलती है, निष्का एंड शतनामा, दैट वाज कॉल्ड निष्का और शतमाना। तो आपको ऋग्वैदिक काल में निष्क की चर्चा मिलती है या शतमान की चर्चा मिलती है। तो निष्क का कोई नियमित सिक्का, इट वाज नॉट अ रेगुलर कॉइन, जैसे सोने का कोई ढेला हो या गले में पहनने वाला जो आभूषण है जिसको नेकलेस बोलते हैं, सो पॉसिबली इट वाज सिंबलाइजिंग नेकलेस। एंड शतमाना का मतलब है 100 गायों का एक इकाई होती थी, 100 काउज, मतलब इसी के साथ आप वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे।
इट दे वर नॉट द रेगुलर कॉइन्स। लेटर वैदिक पीरियड में आओगे तो यहां पर भी आपको ये दोनों सिक्कों का नाम मिलेगा, निष्क और शतमान। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में निष्क और शतमान के अलावा एक और सिक्के की चर्चा आपको मिलेगी, वो सिक्का होगा कृष्णल। अपार्ट फ्रॉम निष्का एंड शतमाना यू फाइंड कम टू नोट वन मोर कॉइन दैट वी कृष्णाला, बट दे वर नॉट रेगुलर कॉइन्स। याद रखिएगा, मैं आपको बुद्ध काल में बताऊंगा सबसे पहला नियमित सिक्का पंचमार्क कॉइन्स होगा, आहत सिक्का होगा, जिसका प्रचलन बुद्ध काल में शुरू होगा। अब ये रेगुलर सिक्के नहीं। अब सवाल उठता है अर्थव्यवस्था कैसी है, ग्रामीण है या नगरीय है? तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था क्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण विलेज। ये विलेज इकोनॉमी है। अर्बनाइजेशन जो नगरीकरण का चरण है, जैसा आपने पीछे जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा, ये नगरीकरण के चरण पर तो पहुंच ही नहीं सकता। इट कैन नेवर रीच अप टू द स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। इट वाज बेसिकली अ विलेज इकोनॉमी। क्योंकि ऋग्वेद में आपको पुर की चर्चा है। पुर का मतलब होता है दुर्ग, यानी फोर्ट, पुर दुर्ग, लेकिन नगर की चर्चा नहीं। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, तो इसमें एक ग्रंथ है अरण्यक, नाम है तैत्तिरीय अरण्यक। उसमें नगर शब्द की चर्चा लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। और कम से कम लेटर वैदिक पीरियड में दो ऐसा साइट आपको मिलेगा, एक है कौशाम्बी, एक साइट है वहां पर कौशाम्बी है, और एक हस्तिनापुर। ये दो साइट लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा है जिसको नगर के रूप में पहचान की जाती है, लेकिन वो नगर है नहीं। उसको प्रोटो अर्बन साइट कहते हैं, आदि नगर, मतलब गांव और नगर के बीच में, कस्बा जिसको बोलते हो। So my students here come to know कि the proper urban economy developed during बुद्धा पीरियड, जिसको आप प्रॉपर अर्बन या नगरीय अर्थव्यवस्था कहते हो, इसका विकास अगले काल में होगा, जिसको बुद्ध काल कहते हो। तो अर्ली टू लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी का सिचुएशन यही है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे बुद्ध काल की इकोनॉमी, मौर्य पीरियड की, पोस्ट मौर्य पीरियड की, गुप्ता की और पोस्ट गुप्ता पीरियड की। और आपको पूरा उन सब के बीच एक कनेक्टिविटी बनाना मांगता है। तब तक एडमिनिस्ट्रेशन की कनेक्टिविटी आज के आज आप रिवाइज करके बनाएंगे, और तब मैं कल आपको फिर शुरू करूंगा बुद्धा एज, और बुद्धा एज में मैं आपको इकोनॉमी बताऊंगा। तो इसमें जो आप लेटर वैदिक जहां से देखा वहीं से शुरू होगा। यहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर या कृषि की चर्चा करोगे तो पता चलेगा भाई एग्रीकल्चर या कृषि तो विकसित अवस्था में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आप ज्योग्राफिकल रीजन को देखिए। बुद्ध काल में जो वैदिक आर्यों का विस्तार वो मध्य गंगा घाटी में हो गया। मध्य गंगा घाटी की जो खेती है उपजाऊ है, चावल की खेती है, राइस प्रोडक्शन, और राइस व्हीट की तुलना में 2.5 गुना अधिक लोगों को पहले खिलाता था। अभी जो व्हीट का प्रोडक्शन आप देखते हो ये पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एरा में देखते हो। पहले जो व्हीट का प्रोडक्शन था, सो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज लेसर देन, मच लेसर देन दैट ऑफ राइस। माने जो गेहूं का प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो चावल की तुलना में बहुत कम होता था। तो चावल ज्यादा लोगों को खिला सकता था। और एक चीज जो तकनीकी विकसित कर ली थी मध्य गंगा घाटी में, उसमें एक, जैसे आर्य शर्मा कहते हैं कि देखो अब वहां पर वो घने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ आते जाते हो, तो मैंने भौगोलिक कर्व बताया था, तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जंगल ज्यादा घने होते जाते हैं। और विशेषकर फॉरेस्ट का टाइप भी ऐसा है कि उसकी जड़, पेड़ की जड़ जमीन के नीचे बहुत गहरी धसी हुई है, बहुत डीप उसका रूट है। तो उसको साफ करने के लिए उनको लोहे का उपकरण चाहिए, लोहे का फावड़ा चाहिए, मैंने लोहे का हल चाहिए, लोहे का फाल। पहले वो लकड़ी के फाल का प्रयोग करते थे, वुडन प्लाउसेयर। एंड वुडन प्लाउसेयर कैन नॉट रेजिस्ट द डीप रूट ऑफ द ट्री, बिकॉज अब वो अगर कल्टीवेशन करेंगे तो किसी कठोर चीज में लगकर टूट जाएगी। सो दे नीडेड द आयरन प्लाउसेयर। सो इट बिकेम पॉसिबल फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स। तो 6ठी सदी सापुर से जो लोहे के फावड़ा, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे के फाल का प्रयोग शुरू हुआ, तो गहरी जुताई हुई। इट वॉज द डीप फार्मिंग, द डीप कल्टिवेशन। और उसी समय इन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की जिसको कहते हैं प्लांटेशन ऑफ पैडी। पहले क्या होता था, पहले आप बीज छीट देते थे और स्विंग सीड्स, तो उससे जो प्लांट निकलता था उसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। जब प्लांटेशन ऑफ पैडी का मतलब हुआ कि एक बार बीज की बुआई की, जब पौधा निकला छोटा सा, उसको फिर उखाड़ लिया, रूट कर लिया, फिर दोबारा उसको प्लांट किया, उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। फिर उसमें स्लेव्स लेबर को लगाया गया, श्रमिकों को लगाया गया, तो प्रोडक्शन बढ़ा। अब वही जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वही से कितना चेंज होगा कि द्वितीय नगरीकरण इसी काल में आएगा। तो आज तो हम लोगों का टाइम ओवर हो गया। मैं स्टूडेंट्स आई हैव टू स्टॉप हियर, आई विल कंटिन्यू टुमारो। मैं कल फिर शुरू करूंगा और आप लोगों से फिर वही अपेक्षा करता हूं कि कनेक्टिविटी बनाए रखना है। सो हाँ बोलो। हिमांशी करेंगे सर, इक्ष्वाकु वंश रामजी वाला है क्या? नहीं, इक्ष्वाकु वंश रामजी वाला नहीं है। हिमांशी रामजी वाला, वो हिमांशी रामजी वाला वो इक्ष्वाकु वंश नहीं, दूसरा इक्ष्वाकु वंश है ना। कनेक्टिविटी बनाना और बी ए थिंकिंग क्रिएचर, रोज आपको 20-25 मिनट टाइम सोचने पर देना है। ओके, तो आज मैं यही रुकता हूँ, फिर कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।